अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम थोड़ी रैंडम पॉइंट्स हैं जिन पे डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ पॉइंट्स फिनटेक से रिलेटेड हैं, कुछ ओवरव्यू पोर्टफोलियो से रिलेटेड है, कुछ रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। तो हम इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे एंड देन आई राइट इट डाउन। जो पॉइंट्स को लिखने की जरूरत होगी वो मैं व्हाइट बोर्ड का भी इस्तेमाल करूंगी, और जब मैं कोई नया टॉपिक स्टार्ट करूंगी तो उससे भी मैं आई राइट इट डाउन कि व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ। तो सबसे पहले फिनटेक से स्टार्ट करते हैं कि फिनटेक्स के का की जो के बारे में सबसे फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए तो हम ये तो जानते हैं ना कि ऐसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन फाइनेंस, उसको आप कहते हैं कि फिनटेक कंपनी। ऐसी कंपनी जो फॉर एग्जांपल जैसे क्रिप्टो है फॉर एग्जांपल, इसमें टेक्नोलॉजिकल भी है और फाइनेंस का कॉन्सेप्ट भी है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू थिंग्स क्रिएट्स अ फिनटेक। तो लेट्स सपोज अगर मैं ये कहूँ कि फिनटेक कंपनीज include those that develop technology for financial service industry, that would be a perfect statement, that would be a most accurate statement about fintech। ऐसी कंपनीज जो कि टेक्नोलॉजी डेवलप करती हैं फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल जैसे डिजिटल बैंकिंग है एज एन एग्जांपल ऑफ फिनटेक। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स विद पोटेंशियल एप्लीकेशंस फाइनेंशियल सर्विसेज में होती हैं। ऐसी जो टेक्नोलॉजीज हैं जो इस इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जाती हैं। फॉर एग्जांपल लार्ज डेटा है कस्टमर्स का, या वैसे भी इन द बैंकिंग सेक्टर फॉर एग्जांपल, उसको मैनेज करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म्स को प्रोसेस करने के लिए, उनको ऑटोमेट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक मॉडल्स प्रिपेयर करने के लिए। तो ये सारे काम फिनटेक से ही हो सकते हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज ही कर सकती हैं। अच्छा, फिर हम एक चीज ये देखते हैं, जब हम फिनटेक की बात करते हैं तो उसमें रोबो एडवाइजरी सर्विसेज भी संभाली जाती है। कुछ होती है कस्टमाइज सर्विसेज। कस्टमाइज सर्विसेज फॉर एग्जांपल अगर मेरा पोर्टफोलियो है, मैं मैनेज कर रही हूँ और मुझे कस्टमाइज सर्विस दी जाती है अकॉर्डिंग टू माय नीड्स, माय रिस्क प्रेफरेंसेस, माय रिस्क टॉलरेंस, माय रिस्क एपेटाइट। एक आईपीएस बना के मुझे एडवाइस किया जाता है, गाइड करता है मेरा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या मेरा पोर्टफोलियो मैनेजर। दैट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। वो बहुत अच्छा सबसे आइडियल सिचुएशन तो है, लेकिन ये बहुत कॉस्टली है। तो समटाइम्स कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए रोबो एडवाइजरी सर्विसेज भी ली जाती हैं, जो पहले से जो उनके क्वेरीज कुछ डिजाइंड होती हैं, उनकी बेसिस पे उन्होंने कुछ स्ट्रेटजीज बताई हुई होती हैं। तो बेसिकली ये पैसिवली मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट्स की स्ट्रेटजीज या गाइडेंस वो प्रोवाइड करते हैं इंटरनेशनल ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस में। तो ये बात है। इसमें ऐसे कंप्यूटर एल्गोरिथम्स वैसे पहले से ये डिजाइन किए गए होते हैं कि इस किस्म की क्वेरी में किस किस्म का जवाब होना चाहिए। तो ये है। तो बेसिकली जब आपसे ये कहा जाए कि रोबो एडवाइजरी सर्विसेज किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए मोस्टली अप्रोप्रिएट है, तो हम ये कहेंगे कि ये ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस के लिए अप्रोप्रिएट होता है। फिर फिनटेक के हवाले से एक और सवाल ये भी समटाइम्स आता है कि एक एग्जेक्टिव है जो अपनी जो कंपनी है उसको डिस्क्राइब करता है कि लो लेटेंसी एंड मल्टीपल टेराबाइट, ये उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो बिग डाटा मैनेज कर रहा है और उसकी ये रिक्वायरमेंट है। तो इसमें किस किस्म का जो बिग डाटा है उसकी तरफ वो रेफर कर रहा है, मतलब किस किस्म के डेटा की तरफ। नॉर्मली तो हम बिग डाटा को कैरेक्टराइज करते हैं ना वॉल्यूम के या वॉल्यूम एंड वेलोसिटी से। वॉल्यूम यानी कि कितनी अमाउंट का डेटा, वेलोसिटी यानी कि कितनी फ्रीक्वेंसी, कितनी स्पीड से, और वैरायटी से। इन तीन एस्पेक्ट से ये कैरेक्टरिस्टिक्स है बेसिकली, वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड स्पीड, ये वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड वैरायटी। तो जब हम ये कहते हैं कि लेट्स सपोज, अब हमने एक कहा कि एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहता है कि लो लेटेंसी एंड मल्टीपल टेराबाइट आउट ऑफ बिग डेटा इज माय रिक्वायरमेंट फॉर मैनेजिंग बिग डेटा इज माय रिक्वायरमेंट। तो लो लेटेंसी रेफर्स टू द बेसिकली वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, और टेराबाइट जो है वो रेफर करता है वॉल्यूम को। इसका मतलब है कि वॉल्यूम एंड वेलोसिटी इज द राइट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव मैनेजर। फिर एक सवाल इसमें फिनटेक में समटाइम्स ये राइज होता है कि अंडर विच कंडीशंस मशीन लर्निंग मॉडल जो है इज सेड टू बी अंडर फिट। ऐसी कौन सी कंडीशन है कि आपने एक मशीन लर्निंग मॉडल लगाया एंड दिस इज एन अंडर फिट। ये ऐसी सिचुएशन में होता है जब आपके पैरामीटर्स में, जब आपके डेटा में नॉइज बहुत ज्यादा हो, एरर टर्म्स बहुत ज्यादा हो। तो इस किस्म के डेटा में जब आप मशीन लर्निंग मॉडल लगाते हैं तो वो अनफिट होता है, बिकॉज वो जो नॉइज क्रिएट हो रहा होता है विद इन योर डेटा उसको भी वो एज अ मॉडल इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है। तो ये बात है। फिर उन नॉइज को भी एज अ ट्रू पैरामीटर ट्रीट करता है, और वो एक्चुअल पैटर्न की बजाय नॉइज को भी एज अ पैटर्न के तौर पर इंटरप्रेट कर देता है। अच्छा, ये तो अंडरफिट की बात हुई। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर कोई मॉडल ओवरफिट है और आप उस मशीन लर्निंग अप्लाई करते हैं, मॉडल अप्लाई करते हैं, तो वो स्प्यूरियस रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, तो ये बात है। ये बात है। ये चीजें जो मैंने अभी साथ डिस्कस की, दीज वर रिगार्डिंग फिनटेक। अब हम थोड़ी सी देख लेते हैं रिगार्डिंग रिस्क मैनेजमेंट।
रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड भी बात कर लेते हैं, बिकॉज ये सारी चीजें फाइनेंस एंड पोर्टफोलियो एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीजों से ही मुंसलिक हैं, जुड़ी हुई है। इनको देख लेते हैं। सबसे पहले जब आप रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसका सबसे पहला और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उसने उन रिस्क को, अगर रिस्क को मैनेज करना है तो रिस्क ही को आइडेंटिफाई करना है जो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही है, क्योंकि हर नॉट ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस हैव द सेम रिस्क टॉलरेंस, हैव सेम रिस्क एपेटाइट और रिस्क bearing capacity. So it is very critical that you must identify the risk tolerance, you must identify the risks an organization is facing, and you must monitor and address these risks when you design your policy or strategy of managing the risk. आप रिस्क को खत्म तो नहीं कर सकते, ये बात तो याद रखने वाली है कि you cannot eliminate the risk, you always attempt to minimize it, you always attempt to reduce the risk, ठीक है। अच्छा, अब एक लेट्स सपोज एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर है या पोर्टफोलियो मैनेजर है जो कि पोर्टफोलियो उसको मैनेज करने के लिए एक कंप्यूटर बेस्ड मॉडल यूज कर रहा है। अगर लेट्स सपोज उसके पास इस किस्म का डेटा है कि वो ये एस्टिमेट करना चाह रहा है कि पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है वो रेंज करेगी बिटवीन 3% इंक्रीज एंड 5% जो है वो उस पर 3% इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स में होगा, 5% डिप्रिसिएशन लगेगी। तो इन द यूरो रिलेटिव टू येन फॉर एग्जांपल, इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो फिर कौन सी टेक्निक इस पे आप स्ट्रेस टेस्टिंग करें, आप सिनेरियो एनालिसिस करें, किस किस्म की टेक्निक को आप इस केस में इस्तेमाल करेंगे जब आपको ये इन्फॉर्मेशन है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो 3% इंक्रीज करें, डेप्रिसिएशन 5% और इन द यूरो और रिलेटिव टू येन। तो इस सिनेरियो में सिनेरियो एनालिसिस विल बी मोर अप्रोप्रिएट, क्योंकि वो उस केस में आप ऑब्वियसली यू आर यूजिंग अ कंप्यूटर बेस्ड मॉडल, तो आप मल्टीपल इनपुट्स देके आप डिफरेंट आउटकम्स को देख सकते हैं कि क्या इसका आउटकम होगा। लेकिन जो स्ट्रेस टेस्टिंग होती है ना, उसमें आप एक सिंगल इनपुट देके उसके इफेक्ट देख रहे होते हैं। रिस्क शिफ्टिंग की जहां तक बात है, उसमें आप जो आउटकम्स को मॉडिफाई करते हैं और फिर देखते हैं कि अगर हमने इस तरह से किया तो इसका क्या नतीजा निकलेगा रिस्क शिफ्ट करने का। तो basically scenario analysis is the most appropriate in this such kind of situations where you have some data, you have multiple inputs, and if you have the multiple inputs then scenario testing is the right technique to check कि आपने इस पोर्टफोलियो में इसका क्या ट्रीटमेंट करना है, इसको किस तरह से लेके चलने आगे। अच्छा, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क मैनेज करने लगते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपने डिटरमिन करनी है वो उसका रिस्क टॉलरेंस है। ये बात हमने पहले भी की कि रिस्क गवर्नेंस स्टार्ट ही होती है रिस्क टॉलरेंस की को डिटरमिन करने से। अच्छा, जब आप रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर, तो आपने इस टॉलरेंस आइडेंटिफाई की, आपने उसकी इंटरेक्शन अमंग रिस्क को भी, डिफरेंट रिस्क को भी देखना है, सिर्फ किसी एक सिंगल रिस्क के पीछे नहीं लगना, आपने कॉम्बिनेशन या इंटरेक्शंस अमंग डिफरेंट रिस्क को भी देखना है, क्योंकि देयर आर सो मेनी रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, नॉन फाइनेंशियल रिस्क, एंड दे इंटरैक्ट इन मेनी वेज। तो ये जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस होता है इसमें डिफरेंट इंटरेक्शंस को भी कंसीडर किया जाता है rather than considering each type of risk independently या in isolation। अच्छा, फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट है रिस्क मैनेजमेंट में जो बहुत ही मशहूर है, इसके बगैर ये बात अधूरी रह जाती है व्हेन यू आर डिस्कसिंग अबाउट रिस्क मैनेजमेंट इन अ पोर्टफोलियो या ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्सेप्ट है वॉर का कॉन्सेप्ट, वैल्यू एट रिस्क का। कंडीशनल वॉर होती है और वैल्यू एट रिस्क वॉर। ये जो दोनों अप्रोचेज हैं ये बेसिकली मेजर करती हैं टेल रिस्क को, देखती हैं कि प्रोबेबिलिटी के जो एक्सट्रीम नेगेटिव वैल्यूज इन टेल डिस्ट्रीब्यूशन उनका वो कितनी होंगी और क्या होंगी, उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो जब वॉर की बात हो या कंडीशनल वॉर की बात हो तो हम टेल रिस्क को चेक कर रहे होते हैं, ये याद रखने की बात है। फिर जब आप रिस्क टॉलरेंस की बात कर रहे होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को कंसिडर करना है जब आप डिटरमिन कर रहे हैं रिस्क टॉलरेंस, क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ही आपको बताएगी कंपनी की रिस्क टॉलरेंस क्या होती है। क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बेसिकली है क्या, मतलब जो ये डिटरमिन करने में मदद दे रही है रिस्क टॉलरेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एक ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी है कि वो कितने परसेंट, कितना लॉसेस को बेयर कर सकती है। अगर उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कम होगी तो उसकी रिस्क टॉलरेंस भी कम होगी। ठीक है, तो ये बात है। फिर एक सवाल इसमें ये समटाइम्स रिस्क मैनेजमेंट में आता है कि जो मेजर्स ऑफ इंटरेस्ट रेट हैं, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी की जो मेजर्स हैं वो क्या क्या है। फॉर एग्जांपल वो ड्यूरेशन हो सकती है, वो रो हो सकता है, लेकिन इसमें जो लीस्ट लाइकली अगर आप कहें, बीटा इज अ मेजर ऑफ मार्केट रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क। बीटा इज नॉट अ मेजर ऑफ इंटरेस्ट रेट, याद रखने की बात है। तो ये बेसिकली जो चीजें थी, ये डिस्कशन थी रिगार्डिंग रिस्क मैनेजमेंट।
अब थोड़ा सा हम ओवरव्यू ऑफ पोर्टफोलियो भी देख लेते हैं। पोर्टफोलियो से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की डिस्कशन मैंने एक दूसरी वीडियो में भी की है अपनी, तो उसको भी जरूर चेक कर लीजिएगा, वो पोर्टफोलियो डिस्कशन के नाम से है, तो डू चेक इट आउट। ये वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है। अच्छा, तो अभी हम बात करें पोर्टफोलियो की ओवरव्यू ले लेते हैं, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जब आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस स्टार्ट करना है तो उसका सबसे पहला स्टेप है, आप जो पॉलिसी स्टेटमेंट बनाते हैं, आप लिखते हैं पॉलिसी स्टेटमेंट, आईपीएस उसे कहते हैं, वो आप लिखते हैं। सबसे पहले जब आपने ये आइडेंटिफाई करना है किसी क्लाइंट का पोर्टफोलियो यू आर गोइंग टू मैनेज एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, और आपने बेंचमार्क आइडेंटिफाई करना है, तो ये किस पॉइंट्स, किस स्टेप पे करेंगे? 3 स्टेप होते हैं पोर्टफोलियो प्रोसेस के, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और फीडबैक। तो ये आइडेंटिफाई करना, किसी बेंचमार्क को आइडेंटिफाई करना, वो प्लानिंग स्टेप पे करते हैं। सबसे पहले आप ये चीजें आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, डाइवर्सिफिकेशन रेशियो जो होती है ना, बेसिकली वो आप कैलकुलेट करते हैं जब आप पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न्स को डिवाइड करते हैं एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न से। पोर्टफोलियो की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको इंडिविजुअल सिक्योरिटी की स्टैंडर्ड डेविएशन से आप डिवाइड करते हैं, तो आपके पास डाइवर्सिफिकेशन रेशियो आ जाती है। ठीक है, यानी कि पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ सिक्योरिटीज हो सकती है ना, उसको आप डिवाइड करें अगर इंडिविजुअल पोर्टफोलियो से, इंडिविजुअल सिक्योरिटी से इन द पोर्टफोलियो, तो उसको आप डाइवर्सिफिकेशन रेशियो आपके पास आ जाती है बस। अच्छा, there are so many pooled investments, for example mutual fund is a pooled investment, तो ऐसा pooled investment जो कि that is least likely to employ large amounts of leverage, उसे बोलते हैं hedge funds, सॉरी, उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर कैपिटल फंड जो लीवरेज है, इसमें लीवरेज का सिनेरियो नहीं होता, इसमें जो आपका पार्टनर होता है जो आपको फंडिंग प्रोवाइड कर रहा होता है, वो आपके साथ इन्वेस्ट कर रहा होता है इन द बिजनेस। जो हेज फंड होते हैं उनमें लीवरेज के चांसेस ज्यादा होते हैं, या बाय आउट फर्म में लीवरेज ज्यादा होती है, तो क्योंकि उन्होंने एसेट्स एक्वायर करने होते हैं। जो वेंचर कैपिटल होता है उसमें लो लीवरेज होती है, बिकॉज उसमें इक्विटी इंटरेस्ट ज्यादा होता है। जो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन प्लान होता है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन प्लान, उसमें जो इन्वेस्टमेंट रिस्क है वो आपका एम्प्लॉय बर्दाश्त करता है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहा होता है और वो ही एज्यूम करता है इन्वेस्टमेंट रिस्क भी। फिर एक सवाल इसमें ये समटाइम्स पूछा जाता है कि पोर्टफोलियो जो मैनेजमेंट प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल, तो उसमें जो फॉर एग्जांपल ये पहले तो ये कि वो है क्या, उसमें कितने स्टेप्स आते हैं, उसमें हर स्टेप में क्या क्या बात हो रही होती है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने पहले भी ये बताया कि देयर आर 3 स्टेप्स इन अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड फीडबैक। प्लानिंग स्टेप में आप उसकी इन्वेस्टर की नीड्स को डिफाइन करते हैं, उसकी कंस्ट्रेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए आईपीएस लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट से कहते हैं। दूसरा जो स्टेप है वो एग्जीक्यूशन का स्टेप है, उसमें आप टारगेट एसेट एलोकेशन देखते हैं, आप देखते हैं कि टॉप डाउन अप्रोच लेनी है, बॉटम अप एनालिसिस करना है, किस तरह से पोर्टफोलियो की कंस्ट्रक्शन करनी है। जो तीसरा स्टेप है उसमें आप फीडबैक स्टेप होता है, वो उसमें आप देखते हैं परफॉर्मेंस वैल्यूएशन करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, मेजर करते हैं, मॉनिटर करते हैं, या अगर जरूरत है तो रीबैलेंस करते हैं पोर्टफोलियो की। तो अगर आप ये बात कहें एग्जीक्यूशन स्टेप में क्या आप कर रहे होते हैं, तो एग्जीक्यूशन स्टेप में यू आर डूइंग टारगेट एसेट एलोकेशन, यू आर चूजिंग अ टारगेट पोर्टफोलियो, किस तरह से आपने पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। अच्छा, जो पैसिव मैनेजमेंट होती है उसका जो रेवेन्यू होता है विद इन द इंडस्ट्री स्मॉलर एज कंपेयर टू द इट्स शेयर ऑफ एसेट, क्योंकि पैसिव मैनेजमेंट है, पैसिव मैनेजमेंट की फी भी लोअर होती है एज कम्पेयर टू एक्टिव मैनेजमेंट, क्योंकि उसमें उसका शेयर स्मॉलर है इन द इंडस्ट्री रेवेन्यूज। एसेट मैनेजमेंट जो एक्टिव हो रही होती है उसमें ज्यादा सिनेरियो होता है, लेकिन अब जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है, पैसिव मैनेजमेंट जो है मार्केट शेयर गेन कर रही है, वो टाइम वर्सेस एक्टिव मैनेजमेंट। और तो ये बात है, स्मार्ट बीटा इज अ पैसिव मैनेजमेंट स्ट्रेटजी जो कि फोकस करती है ऑन अ स्पेसिफिक रेट मार्केट रिस्क फैक्टर, तो ये भी चीजें देखने की जरूरत है। लेकिन इन शॉर्ट अगर हम देखें तो पैसिव मैनेजमेंट का जो रेवेन्यू है, जो शेयर है इन द इंडस्ट्री, वो कम है एज कम्पेयर टू द एक्टिव वन। फिर एक सवाल इसमें ये आता है, लेट्स सपोज जिसमें लेट्स सपोज एक केस सिनेरियो लेते हैं, एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, उसमें 3 सब्सिडरीज हैं। एक सब्सिडरी फोकस करती है मिड कैप वैल्यू स्टॉक्स पे, एक फोकस करती है ऑल्टरनेटिव एसेट्स पे, एक फोकस करती है लॉन्ग टर्म इमर्जिंग मार्केट सॉवरेन डेट पे। यानी कि एक में ऑल्टरनेटिव है, एक में इक्विटी है और एक में डेट है, मतलब
सॉवरेन डेट। अब ये जो इस किस्म का कंपोजिशन होगी तीन सब्सिडरी की, तो ये इसको क्या कहेंगे? फॉर एग्जांपल इसका क्या टर्म, इसकी क्या लेबल क्या होगी? इसको कहते हैं मल्टी बुटीक फर्म। मल्टी बुटीक फर्म, मल्टी बुटीक फर्म का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक ऐसी होल्डिंग कंपनी जिसकी जो सब्सिडरीज हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्पेशलिस्ट एसेट मैनेजर्स। अब जैसे इसमें देखे ना, एक बिल्कुल सॉवरेन डेट को डील कर रही है सब्सिडरी, एक फोकस करती है ऑल्टरनेटिव एसेट्स पे, एक फोकस कर रही है मिड कैप वैल्यू स्टॉक्स पे। इसका मतलब है कि एवरी सब्सिडरी इज फोकसिंग ऑन अ स्पेशलिस्ट, स्पेशलाइज करिए एक पर्टिकुलर एरिया में। इसको बोलते हैं बुटीक, मल्टी बुटीक फर्म। टॉप डाउन जो एनालिसिस होता है और ये जो अप्रोच है, ये कॉन्सेप्ट है इन द पोर्टफोलियो। इस किस्म का जो टॉप डाउन एनालिसिस अप्रोच होती है, ये वो ऐसी अप्रोच है जो आप इसको अप्लाई करते हैं इन द एग्जीक्यूशन स्टेप। इस अप्रोच को, इस किस्म की जो अप्रोचेस होती हैं टॉप डाउन एग्जीक्यूशन, क्योंकि देन यू आर, उस टाइम पे आप डिसाइड करे होते हैं अपना पोर्टफोलियो, उसकी कंपोजिशन डिसाइड करे होते हैं, तो ये तब आपके काम आती है। अच्छा, एक म्यूचुअल फंड है जो कि इन्वेस्ट करता है शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज में, और उसकी जो नैव है यानी कि जो नेट एसेट वैल्यू है वो $1 पर शेयर है। इस किस्म के जो फंड है, म्यूचुअल फंड है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं कि शॉर्ट टर्म से हमें पता चल रहा है कि मनी मार्केट फंड है। ठीक है, शॉर्ट टर्म जो फंड होते हैं मनी मार्केट फंड होते हैं। तो ये बात है। जो बॉन्ड है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी जगह बॉन्ड लिखा होता तो हमें कहते कि ये कैपिटल मार्केट है या बॉन्ड मार्केट फंड है अगर लॉन्गर टर्म होता तो। फिर एक और सिनेरियो है कि अपूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड है, वो बाइज ऑल द शेयर्स ऑफ पब्लिक क्रेडिट कंपनी। The fund reorganizes the company and replaces its management team. 3 years later, the fund exits the investment through IPO of the company shares. This pooled investment is best described as private equity fund. प्राइवेट इक्विटी फंड में होता ये है, ये प्राइवेट इक्विटी फंड कह लो या बाय आउट फंड कह लो, आप उसमें एक्वायर करते हैं पब्लिक कंपनी, उन्हें प्राइवेट करते हैं, रीऑर्गेनाइज करते हैं, उनकी वैल्यू इंक्रीज होती है और फिर उसको दोबारा आप मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। एक इवेंट ड्रिवन फंड जो होता है, फॉर एग्जांपल वो किसी इवेंट पे डिपेंड कर रहा होता है, इन रिस्पॉन्स टू एन इवेंट यू टेक सम एक्शन। वेंचर कैपिटल जो है वो स्टार्टअप कंपनीज को देखता है। तो ये प्राइवेट इक्विटी फंड में ये चीज हो रही होती है। फिर एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट जिसमें शेयर प्राइस सिग्निफिकेंटली डिफर करती है फ्रॉम नैब, उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप क्लोज्ड एंड फंड कहेंगे, क्योंकि क्लोज्ड एंड फंड में ही जो शेयर प्राइस है वो नैब से डिफर कर रही होती है, बिकॉज उसमें आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग हो सकती है। ये बात है। ओपन एंड फंड में शेयर्स कैन बी परचेज्ड एंड रिडीम्ड एट देयर नैव, लेकिन क्लोज एंड फंड में ऐसा नहीं होता, उसमें शेयर प्राइस कैन बी डिफरेंट फ्रॉम इट्स नेट एसेट वैल्यू। फिर एक सवाल है कि जो डिफाइंड बेनिफिट प्लान होता है, इसमें प्रॉमिस्ड पेमेंट्स टू द बेनिफिशियरीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्म स्पॉन्सरिंग द प्लान। ठीक है, क्योंकि कोई फिक्स पेमेंट तो नहीं होती ना जो बेनिफिशियरीज को पे की जाती है, लेकिन स्टिल कंट्रीब्यूशन प्लान में ऐसी कोई फिक्स पेमेंट नहीं होती। लेकिन जो डिफाइंड बेनिफिट होता है उसमें आपने प्रॉमिस पेमेंट्स की होती कि पेमेंट्स प्रॉमिस की होती है कि इतनी पेमेंट्स होंगी, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पॉन्सर्ड उसकी होती है, क्या क्या नाम है, स्पॉन्सर्ड फर्म की होती है जो ये डिफाइंड बेनिफिट प्लान ऑफर कर रही होती है। अच्छा, उसके बाद है एंडाउमेंट फंड्स एंड फाउंडेशंस इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फंडिंग फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस और चैरिटेबल कॉज। ऑब्वियसली एंडाउमेंट जो फाउंडेशंस होते हैं कोई चैरिटेबल कॉज को फंड करे होते हैं, सपोर्ट करे होते हैं या किसी स्पेसिफिक पर्पस को सपोर्ट करे होते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनका जो कैश पे आउट रेशो होता है वो कम होता है, लॉन्ग टाइम होराइजन के लिए ये इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क टॉलरेंस ज्यादा होती है, लिक्विडिटी नीड्स इनकी कम होती है। अगर टॉप डाउन इवेल्युएशन अप्रोच की बात की जाए तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज इसमें क्या है, मतलब सबसे पहली चीज क्या इवेल्युएट होगी? सबसे पहले आप देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स में आप, फिर उसके बाद आप कंट्री लेवल पे बात करेंगे, फिर इंडस्ट्री लेवल पे, फिर फर्म लेवल पे। तो जब आप कंट्री लेवल पे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स देख रहे हैं तो उसमें फिस्कल पॉलिसी इज अ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, तो आप उसको एनालाइज करेंगे पहले।
तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट चीजें थी रिगार्डिंग कुछ हमने फिनटेक से रिलेटेड पॉइंट्स मैंने सामने रखे आपके, रिस्क मैनेजमेंट को डिस्कस किया, पोर्टफोलियो का ओवरव्यू, ऐसे एक पोर्टफोलियो की एक और वीडियो भी है और अभी एक दो और भी आएंगी। तो दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। आप को अगर ये अच्छी लगे तो जरूर इसे सब्सक्राइब करें, इसमें आपको एजुकेशनल कंटेंट ही मिलेगा। तो अभी तक के लिए अपना ख्याल रखें और डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।